Good morning, student. Can you see me and hear me clearly? Yes, sir. Good morning. Good morning. Am I clearly audible to everybody? Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज हिंदी मीडियम के भी दो स्टूडेंट है ना, निदा है और जुलेखा है, तो बीच बीच में हम लोग हिंदी में बोलेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि हीरोडोटस और थुसिडाइडस और जनरली जो ग्रीक हिस्टोरियन है उनके बारे में मैंने कुछ लिंक भी भेजी थी। हैव यू सीन दैट? किसी ने देखा है, वो देख पाए है उसको? स्पेशली जो एक लेक्चर था हेरोडोटस की किताब हिस्ट्रीज के ऊपर। यस, हैव यू ट्राइड टू सी दैट इफ एनीबॉडी? यस और नो? नहीं देखा नहीं देखा किसी ने? अच्छा, उसको जरूर जरूर देखिए। यू जस्ट ट्राई टू सी दैट। वेल ओके, नाउ देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इज we have studied about different methods of the collection of data. We have studied how the external and internal criticism हम लोग कैसे करते हैं, और अंतरंग बाह्यरंग परीक्षण उसको बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि फुटनोटिंग कैसे करते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे दी जाती है, कारण मीमांसा, कॉजेशन, कार्य कारण भाव, ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के कारण किस तरीके से ढूंढने चाहिए, उसमें क्या गलतियां हो सकती है, ये भी हमने देखा। तो केवल इतना ही पढ़ के हम लोग अच्छे रिसर्चर नहीं हो सकते। अभी तक इतिहास लेखन किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट थे, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी होता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड which way the history writing had been done so far in the past. We obviously cannot study all the history written so far. वो इतना ज्यादा है कि उतनी लंबी किसी की भी उम्र नहीं होगी, because it is a very extensive work. How much history we know, or how much history I know in spite of my PhD and experience of teaching for 13 years, maybe 1% or maybe even less than 1%. इतिहास कितना बड़ा है सारी दुनिया का, ये भी मुझे पता नहीं है। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट वी शुड बी फैमिलियर विद द इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स व्हिच आर सिलेक्टेड बाय द हिस्टोरियन। और जो हिस्टोरियन ने, जिन्होंने सिलेबस बनाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने कुछ कुछ इतिहास के कुछ कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव थे। देयर वर सर्टेन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एपिसोड्स और पीरियड ड्यूरिंग विच द पीपल हैव रिटन हिस्ट्री, जिस जिस समय लोगों ने इतिहास लेखन किया। और उसमें जब हम बहुत पीछे, जितना ज्यादा हो सके पीछे जाकर इतिहासकारों ने ढूंढने की कोशिश की कि जिसको आज हम हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें वो बातें होनी चाहिए जिसका हमें सबूत मिलता है और विश्वसनीय बातें केवल होनी चाहिए। देयर शुड बी एन ट्रूथफुल रिलायबल अकाउंट ऑफ द पास्ट। इसकी शुरुआत कब हुई है? ये जब जब इतिहासकारों ने जानने की कोशिश की, तो उनको ये समझ में आया कि सबसे पहले इस ट्रेंड की शुरुआत जो है वो ग्रीस में हुई है। दिस स्टार्टेड इन ग्रीस, एंड दैट इज द रीजन द फर्स्ट हिस्टोग्राफी, और फर्स्ट वी आर गेटिंग ट्राइंग टू गेट फैमिलियर विथ द वर्क डन बाय द ग्रीक पीपल। उनका ओके ओके ओके, निदा, I'll try to put this ईयरफोन, और उसके बाद में देखना, मुझे बताना ईयरफोन के बाद में आवाज ठीक आती है क्या? आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है किसी को, इट्स ब्रेकिंग। हाँ, निदा आप बताइए, आवाज ठीक आ रही है क्या? या तो अनम्यूट करके बताइए या फिर उसमें टाइप कीजिए, बाकी लोग भी टाइप कर सकते हैं। अभी आप मुझे दिखाई देते हो, जब मैं अपना पीपीटी या प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ तब चार्ट मुझे नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, बताइए, आवाज अभी क्लियर है क्या पहले से, या पहले ज्यादा अच्छी थी? हाँ सर, सर क्लियर है अभी। अभी क्लियर है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। सो आई कंटिन्यू टू यूज दिस ईयरफोन। वेल ओके। तो इतिहासकारों ने अध्ययन करके ये जानने की कोशिश की कि जिसे हम इतिहास कहते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखा हुआ इतिहास, उसकी शुरुआत अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसकी शुरुआत ग्रीक लोगों ने की है। और उन ग्रीक लोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, और उनके किताबों का जो विषय हुआ करता था, किस चीज के बारे में वो लिखते थे, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the important historian, their books and their subject matter, what they have described in their book. तो देखिए, हर चीज जो होती है इतिहास में, वो सडनली कभी भी नहीं होती है। नथिंग हैपेंस सडनली, इट हैव अ बैकग्राउंड। हमने
आज़ादी अंग्रेजों से सडनली नहीं मिली हमको, उसके पीछे का बहुत लंबा बैकग्राउंड रहा है। लोगों ने संगठनाएँ की, संघर्ष किया, कांग्रेस की स्थापना हुई वगैरह-वगैरह। उसी तरीके से एक कोई पर्टिकुलर दिनों में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, ऐसे हम नहीं कह सकते कि उसके पीछे का एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि 5th एंड 6th सेंचुरी बीसी में ग्रीस में एक ट्रेंड आया था। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर कुछ लोग होते थे, सिंगर्स होते थे। वो क्या करते थे कि अपनी रचनाएँ करते थे और उन रचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह घूम-घूम कर लोगों को गाकर सुनाते थे और उन रचनाओं में किसी हीरो के ब्रेवरी का, उसके बहादुरी का वर्णन किया होता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेवरी ऑफ सम एंसेस्टर्स। अब शुरू में क्या हुआ ना, ये जिन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया था या जिन लोगों की प्रशंसा की गई थी, वो काल्पनिक चरित्र थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, उन लोगों को ये भी लगने लगा कि केवल काल्पनिक चरित्रों का चित्रण वर्णन हम लोग ना करें, बल्कि हमारे भूतकाल में भी जो वास्तव में जो लोग होकर गए हैं, जिन्होंने कई बहादुरी के काम किए, पीपल हू हैव डन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, उनके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ वर्णन, कुछ ना कुछ चित्रण, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन हमें ज़रूर करना चाहिए। 1 मिनट। कुछ ना कुछ चित्रण हमें ज़रूर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, they have selected certain characters from the recent history which were there in the memory of the people। देखिए उस समय जो लिखने की जो स्प्रेड था वो बहुत कम था। आजकल ज़्यादातर लोग पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन उस समय कागज नहीं मिलते थे, इंक बनाना मुश्किल था। तो ज़्यादातर जो ज्ञान जो होता था, जो नॉलेज था, दैट यूज्ड टू बी ओरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो उस ओरल ट्रांसमिशन में कुछ लोगों की यादें रह जाती थी। पिता अपने बेटे को बताता था, फिर वो अपने बेटे को बताएगा। तो उस ओरल ट्रांसमिशन से उन लोगों ने कुछ हीरोज़ को निकाला और उनके बारे में जब उन्होंने अपनी रचनाएँ की, गाने लिखे और लोगों को सुनाने लगे। तो ये जो लोग थे, जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर अपनी रचनाएँ करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को गाने सिखाते थे, उनको कहा जाता था लोगोग्राफर्स। लोगोग्राफर्स जो होते थे, दे यूज्ड टू बी द पीपल हू यूज्ड टू कंपोज़ द पोएट्री, जिसको बार्डिक सॉन्ग कहा जाता है, बैलेड भी कहा जाता है, जिसमें देयर इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेवरी ऑफ सम एंसेस्टर्स एंड दे यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंगिंग दोज़ सॉन्ग्स। नाउ there was a person who who is considered as the father of history, and his name was Herodotus. Now this Herodotus, he used to hear all those songs। उन्होंने वो सारी गाने सुने और उन गानों से सुनने के बाद में उसको ये पता चला कि इन गानों में कुछ तो तथ्य है और कुछ दंत कथा है, कुछ माइथोलॉजी बढ़ा चढ़ा के बता गया है, मिक्स किया गया है बातों को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इस माइथोलॉजी को दूर करें और फैक्चुअल हिस्ट्री लिखने की कोशिश करें? क्योंकि देखिए उस समय 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीक में एक ज्ञान की परंपरा काफी बड़ी मात्रा में विकसित होने लगी थी। लोग ज्ञान के हर क्षेत्र के बारे में लिखने लगे थे। पोएट्री अच्छी लगने लगी थी, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लिखा जाने लगा था, मेडिसिन के ऊपर लिखा जाने लगा था। तो ये मनुष्य के मन को प्रभावित करता है कि जीवन के तरफ एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से, एक चिकित्सक दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। वी शुड लुक एट आवर लाइफ फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो उसी का परिणाम हम लोग देखते हैं कि इतिहास में होने लगा था। इतिहास में लोगों ने अपने इतिहास को एक शास्त्रीय पद्धति से लिखने की कोशिश की थी, जिसमें से उन्होंने माइथोलॉजी को दूर करने की कोशिश की थी और उसमें हेरोडोटस महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगोग्राफर के ज़माने को पीछे छोड़कर, जिसमें दंत कथा और तथ्य मिक्स होते थे, उसको पीछे छोड़कर एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से इतिहास लिखने की कोशिश की। लोगोग्राफर्स के पीरियड में, दैट मीन्स पीरियड जस्ट बिफोर हेरोडोटस, एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि होमर ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, इलियाड नाम का। देखिए जिस तरीके से भारतीय परंपरा में 2 महाकाव्य माने जाते हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें काव्यात्मक दृष्टिकोण से जो हीरोज है उनका वर्णन किया गया है, उसी तरीके से ग्रीक में 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी में इलियाड और ओडिसी नाम के 2 ग्रंथ लिखे गए।
होमर ने 2 ग्रंथ लिखे और उसमें हमें इसी तरीके से बहुत बहादुरी का वर्णन हमें मिलता है। तो वास्तव में वो घटनाएँ हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, या फिर वास्तव में कुछ घटनाएँ हुई थी उसी को लेकर फिर उसको बहुत मनोरंजनात्मक दे वर मेड वेरी इंटरेस्टिंग बाय एडिंग लॉट ऑफ माइथोलॉजी। इस तरीके का वर्णन हमें ये ग्रीक महाकाव्य जो है ओडिसे और इलियाड में मिलता है। उसके बाद में हेरोडोटस जब केवल 6 साल का था, उस समय ग्रीक और पर्शिया इन दोनों का युद्ध जो चल रहा था 20 साल से, पिछले 20 साल से, वो समाप्त हुआ और उस युद्ध क्षेत्र से कई सारे ग्रीक सिपाही जो थे, सेनापति थे, वो अपने वापस घर आ गए। और देखिए युद्ध में इतने प्रदीर्घ समय, बहुत लंबे समय तक लड़ने के बाद में क्या हुआ, जब ये लोग वापस आ गए तो ये अपनी युद्ध की कहानियां लोगों को सुनाते थे कि हमने ये देखा, हमने ये किया, वो ऐसे लड़ा, मैं ऐसे लड़ा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी कहानियां हेरोडोटस सुनता था और फिर उसके दिमाग में एक कल्पना आई। वो केवल 6 साल का था, लेकिन जैसे कहानी सुनते-सुनते बड़ा हो गया, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध चला, उसकी कहानियाँ भी काफ़ी समय तक चलती रहेगी। तो जब ये कहानियाँ सुनने लगा और वो लोगोग्राफर की भी बातें वो सुनता था, उनकी भी गाने सुनता था, तो उसको लगा ये तो बहुत बड़ा विषय है। ग्रीक और पर्शिया में 20 साल तक युद्ध चला, द वॉर वेंट ऑन फॉर 20 ईयर्स। तो क्यों ना मैं इसका एक साइंटिफिक इतिहास लिखने की कोशिश करूं, जिसमें मैं दंत कथा पीछे छोड़ दूं एंड आई विल ट्राई टू राइट द हिस्ट्री ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, की जिसका आधार हो। साइंटिफिक बेसिस हिस्ट्री का मतलब होता है जिसका आधार हो, जो विश्वसनीय हो, जिसमें लिखे गए बातों का परीक्षण करके लिखा गया हो। हमने ऑलरेडी एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म पढ़ा है। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म करके, तथ्यों को जानकर, उसकी सच्चाई को समझकर, इवैल्यूएट कर कर फिर उसको हम लोग इतिहासों के पन्ने में अगर जगह देते हैं, तो उसको कहा जाता है शास्त्रीय इतिहास। तो ये शास्त्रीय इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयत्न हेरोडोटस ने किया। वो उन लोगों से मिला जो इस युद्ध के क्षेत्र से वापस आए थे, उनकी कहानियां उसने सुनी, फिर उसको रिकॉर्ड किया, लिखा, और फिर वो वहां पर भी गया जहां जहां लड़ाइयां हुई थी। और उस युद्ध क्षेत्र में जाकर उसने खुद देखा कि ये, देखिए जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हो, और वहाँ के ज्योग्राफिकल सिचुएशन से आप जानकारी लेने की कोशिश करते हो, तो आपके सामने पिक्चर और क्लियर होने लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि महाराष्ट्र में मराठों और छत्रपति शिवाजी ने बहुत कम सेना के साथ में मुगलों की बहुत बड़ी सेना का मुकाबला किया, लेकिन ये बात आपको उनका जो लड़ाई का टेक्निक था, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये ज्यादा क्लियर तब होने लगेगा जब आप वास्तव में जाकर उस युद्ध क्षेत्र को देखेंगे कि कैसे पहाड़ियां है और कहां से मराठे आते होंगे। यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री विल बिकम मोर क्लियर। Similarly, this person Herodotus, he actually went to all those battlefields to whatever is possible, जहां जहां उसके लिए जाना संभव था, वहां वहां पर वो गया, उसने उस युद्ध क्षेत्र का परीक्षण किया और उसने जो किताब लिखी, उस किताब का नाम ही है हिस्टरीज। और इस हिस्ट्रीज के 9 खंड है, देयर आर 9 वॉल्यूम ऑफ दिस हिस्ट्री दैट ही हैज रिटन, एंड दैट 9 वॉल्यूम ही हैज नेम आफ्टर द ग्रीक गॉडेस, ग्रीक की जो देवी देवता थे उनके नाम से उन्होंने इस किताबों का लिखान लिखा है। और उसने कई सारी बातें जानने की कोशिश की, लेकिन उसका लिखान जो है, उसकी राइटिंग जो है, ये कोई परफेक्ट नहीं है। देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स व्हिच आर बाउंड टू बी देयर इन एवरीबॉडीज राइटिंग। और उसकी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकमी ये थी कि उसको फारसी भाषा नहीं आती थी। तो जो लोग फारसी जानते थे, उसमें बीच में किसी को मीडिएटर रख के, द पर्सन हु नोज फारसी एंड द पर्सन हु नोज ग्रीक, उनके माध्यम से वो कम्युनिकेट करता था, जानकारी इकट्ठा करता था और लिखता था। हेरोडोटस के लिखन का वैशिष्ट्य यह है कि उसकी भाषा जो है बहुत ही सिंपल है, अपीलिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दैट इज द रीजन his writings are still relevant, his writings are still read by the people. सो हेरोडोटस की देखिए 2-4 बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि बैकग्राउंड, ग्रीक हिस्ट्री राइटिंग का बैकग्राउंड कैसे था, लोगोग्राफर्स का जमाना आपको याद आना, आपको पता होना चाहिए। हेरोडोटस किस समय उसने लिखान किया, जब ग्रीक पर्शियन युद्ध समाप्त हो गया था, और उसका विषय जो था किताबों का वही था, ग्रीक और पर्शिया की लड़ाई, पर्शिया का युद्ध जो कि काफी समय तक चला था। उसने उस जगह का टूर किया जहाँ जहाँ लड़ाई होती थी, और उसके लिखान बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन शॉर्ट कमिंग भी रह गई। उसको पर्शियन भाषा नहीं आती थी, तो इसलिए जो जो लोगों ने बातें कही पर्शियन भाषा में, जो जो ट्रांसलेशन हुआ, वो एक मीडिएटर के माध्यम से, उसके माध्यम से उन्होंने बातों को समझने की कोशिश की। नाउ आई जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू द वर्ड file on Herodotus and let me just check if there is something that is missing. Hmm.
कैन यू सी द वर्ड फाइल एंड एज वेल एज मी? मैं देख रहा हूँ, आपको वर्ड फाइल भी दिख रही है? Yes, sir. हाँ हाँ, ओके ओके फाइन। तो ये हीरोडोटस जो ग्रीक हिस्ट्री है बिगिनिंग 5th सेंचुरी, ये हो गया। ये ओरल देखिए, जो पास्ट की जो मेमोरीज होती है उसको ओरल फॉर्म में और एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना रिदेटिक टर्म में, काव्य के रूप में, कविता के रूप में लोग प्रिजर्व करते थे, क्योंकि कविता याद करना आसान होता है। हम लोग प्रोज अगर पढ़ते हैं, गद्य अगर पढ़ते हैं तो उसको याद करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कविताओं को उसको एक रिदमेटिक टोन होता है दैट यू कैन सिंग एंड मेमोराइज। इसलिए कविता के माध्यम से आमतौर पर लोग भूतकाल को याद करने की, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते थे। जिस समय लिखान का प्रचलन बहुत अधिक नहीं था, तो इसलिए वो बार्डिक सॉन्ग हुआ करते थे जिसमें एंसेंटस के ब्रेवरी के बारे में बताया जाता था। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इलियड के बारे में मैं बता चुका हूँ, लोकोग्राफस भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अभी हीरोडोटस, उसका कालखंड ये आपको याद करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन। 484 टू 430 बीसी, 484 टू 430 बीसी। आयोनिया, वेल ये बात बताना छूट गया था। उसका जन्म आयोनिया में हुआ था और वो आयोनिया में बड़ा हुआ था। तो आयोनिया जो था ग्रीस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग था। तो वहाँ का जो माहौल था पढ़ाई का, अध्ययन का और साहित्य का, उसका प्रभाव उसके मन पर जरूर पड़ा था। एंड ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग एजुकेशन। ये हो गया। 9 वॉल्यूम्स हिस्ट्रीज नाम का उसका ग्रंथ है। हाँ, अभी स्पेशलिटीज के बारे में, ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ये भी मैंने आपको बताया। इंटरेस्टिंग। वेल, दूसरी उसकी महत्वपूर्ण बात है कि ही इज बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड उसका हमेशा रहता है कि वो एक ग्रीक था तो केवल ग्रीक सोल्जर की प्रशंसा करे ऐसा नहीं किया उसने। पर्शिया के जो सोल्जर और जो सेनापति बहादुरी से लड़े उनकी भी प्रशंसा वो अपने लिखान में करता है। ब्रेवरी ऑफ द ईरानियन पीपल इज आल्सो प्रेज। देन ही आल्सो मेक्स एनालिसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ द इवेंट। उसका जो माइंड था काफी इंक्विजिटिव था, काफी इंक्वायरी करने की वो कोशिश करता था, और ट्रेडिशनल स्टोरीज को भी वो अपनी बातों में वेव करता था, इंटीग्रेट करता था। And he says that writing should have some specific purpose, and he says that the coming generation should become aware of the conflict between Greek and barbarian. Well, उसकी जो ऑब्जर्वेशन काफी माइन्यूट थे, लैंग्वेज काफी लूसिड थी, प्रेजेंटेशन जो था हुआ करता था वो काफी सिस्टमैटिक था, एंड इन दैट वे ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक हिस्ट्री राइटिंग, एंड दैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग। उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी, फारसी भाषा का नहीं आना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट हीरोडोटस। Do you have any doubt about Herodotus and the beginning of history writing in Greece so far? कुछ इसके बारे में डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो फिर we can go to the next historian, that is Thucydides. Yes. Any doubt? I don't see anything in the question box also. So I'll go ahead and let us talk about. Okay, Zulekha, no doubt. Thank you. So let us go to the next, that is. Well, okay. Can you see the word file and me both? Is it visible to you about Thucydides? Oh. As you know, Herodotus is generally understood as a father of history who has made a beginning. और वो जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्वसनीय इतिहास लेखन की शुरुआत जो हीरोडोटस ने की, उसको एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश थुसिडाइडस ने की। He was born 13 years after Herodotus. Herodotus के 13 साल बाद उसका जन्म हुआ था, और कई लोग हैं वो मानते हैं कि थुसिडाइडस की हिस्ट्री राइटिंग ये हीरोडोटस की तुलना में ज्यादा साइंटिफिक हुआ करती थी। अभी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं। ग्रीक में अलग अलग राज्य हुआ करते थे अलेक्जेंडर और फिलिप से पहले, और उन राज्यों का कई बार आपस में संघर्ष हुआ करता था। और उसी तरीके से ये जो अथेनिया था वो एक राज्य था,
बहुत महत्वपूर्ण, और उसी तरीके से स्पार्टा एक राज्य था। इन दोनों का भी आपस में संघर्ष होता था, कभी दोस्ती भी हो जाती थी, जैसे कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में होता है। तो थुसीडाइडस के फादर जो थे वो एथेंस से थे, और उनकी मदर जो थी वो स्पार्टा से थी। स्पार्टा में एक थ्रेस नाम का एरिया है, वहां से उसकी मदर थी। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये थुसीडाइडस बड़ा हो गया तो उस समय एथेंस और स्पार्टा में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और उस युद्ध के दौरान थुसीडाइडस को एथेंस के नेवी में ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया, और उसको लड़ने के लिए स्पार्टा के विरुद्ध भेजा गया। लेकिन वो उस लड़ाई में हार गया। लेकिन वो जो हार कर वापस जब आया तो उस समय एथेंस की जो शासन प्रणाली थी, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई थुसीडाइडस अच्छे से नहीं लड़ा, क्योंकि उसको अपने मदर जहां से थी, थ्रेस से या स्पार्टा से, उसके खिलाफ युद्ध के लिए भेजा गया था, एंड ही डिड नॉट फाइट प्रॉपरली, एंड दैट इज द रीजन ही वाज डिफीटेड। द अथेनियन आर्मी वाज डिफीटेड, अथेनियन नेवी वाज डिफीटेड, एंड द ब्लेम वाज पुट ऑन थुसीडाइडस। थुसीडाइडस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, और उसको अपने देश से निष्कासित कर दिया गया। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम एथेंस, एंड ही वाज एक्सपेल्ड फॉर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। अब ये 20 इयर्स का पीरियड जो था, उसने अपने इतिहास लेखन के कार्य में लगा दिया, क्योंकि वो जिस समय लड़ाई के लिए गया था, उसने अपनी डायरी में बहुत लड़ाई की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसका रिकॉर्ड करके रखा था, और उसी डायरी का आधार लेकर उसने जो किताब लिखी उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिलिपोनिशियन वॉर। स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको फिलिपोनिशियन वॉर कहा जाता है। फिलिपोनिसिया इज एरिया, और जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, और इसलिए अपनी किताब का नाम उसने हिस्ट्री ऑफ फिलिपोनिशियन वॉर दिया है। और अपने इस राइटिंग में व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ही मेक्स इट वेरी क्लियर। ही सेड दैट द पर्पस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब का उसका कुछ यूज हो, केवल लिखने के लिए नहीं लिखना है, क्या या केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं लिखना है। वो कहते हैं कि भूतकाल की जो बातें होती है, भूतकाल की जो घटनाएं होती है, इसका हमें भविष्य में उपयोग होता है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि घटनाएं जरूर थोड़ी बार अपना रूप बदलती है, मनुष्य का स्वभाव मात्र एक समान रहता है। द ह्यूमन नेचर रिमेन कंसिस्टेंट एंड सेम इन ऑल द पीरियड। देयर इज अ ग्रीड, देयर इज एंगर, देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज। सो अगर हम भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन अच्छे से करते हैं तो भविष्य में अगर उसी तरीके से घटनाएं, उससे मिलती जुलती घटनाओं, उससे मिलती जुलती सिचुएशन अगर आती है, तो यू कैन हैंडल इट इन अ बेटर मैनर। एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस दैट कि उसकी राइटिंग जो है, he is not writing for time being popularity, but he says ki I want to write the truth so that my writing should remain forever. And this is over. हाँ, वेल, दूसरे उसके लिखान का एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि ही मेक्स अ साइको एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। मनुष्य के विचारों का भी वो अध्ययन करने की कोशिश करता है, एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड आउट सम यूनिवर्सल लॉज। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या, इतिहास का अध्ययन करके हम लोग ऐसी कुछ निष्कर्ष निकाले जो सब हमें हमें सब तरफ मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वो निष्कर्ष निकालता है कि जिसके हाथ में संपत्ति होती है उसके हाथ में पावर भी होता है, और ये बात सब तरह अप्लाई होती है। दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल that the people who are wealthy, they generally try to keep the power in their hand, even if it is democracy. Now they generally try to manipulate the government, they generally try to manipulate the people in power, so they indirectly exercise the power. Similarly बहुत सारी बातें, उदाहरण के तौर पर पुरुष पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे और पुरुष फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग था, तो जनरली पुरुषों ने क्या किया है, स्त्री को पीछे धकेल दिया है, उसको घर में कन्फाइन करने की कोशिश की है। और जनरली वी सी दैट, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं ना, पुरुष प्रधान संस्कृति। पुरुष प्रधान संस्कृति का विकास, हर संस्कृति में हमें पुरुषों का ही प्रभुत्व दिखाई देता है, स्त्रियां आमतौर पर पीछे ही रहती है। she generally plays a second role. That is the reason she is referred as a weaker sex or second sex. So उसी तरीके से ये डीपर जाकर विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है, which is having an universal applicability. His analytical power उसका काफी अच्छा है. He makes a very good analysis of the historical event. तो केवल events describe करके वो नहीं रह जाता है, बल्कि उसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी वो जानने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, ये एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उसके पीछे के डीप में जाकर अगर हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जो भी समाज या जो भी राष्ट्र
नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करते रहता है, जो भी ब्रेव होता है, जिनमें यूनिटी होती है, जनरली दे दोज पीपल डोमिनेट दोज पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, जिनके समाज में यूनिटी नहीं होती है और जिनमें राष्ट्र प्रेम नहीं होता है, जिनमें बहादुरी कम होती है। तो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। वेल, फिर उसके राइटिंग का स्टाइल का एक दूसरे जो पहलू है, उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर। देखिए, हेरोडोटस की लिखान अगर हम देखेंगे, इफ यू सी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हेरोडोटस, इट वाज अ वेरी बिग कैनवास। 20 साल तक ग्रीस और पर्शिया में लड़ाई चली थी। उस 20 साल का इतिहास और उसके साथ-साथ में ग्रीक और पर्शिया की संस्कृति, उनका राजनीतिक व्यवस्था क्या था, क्या थी, इस ये बातों को भी हेरोडोटस अपने लिखान में जगह देता है। ही आल्सो राइट्स अबाउट दोज़ थिंग्स। बट थुसिडाइडस हेरोडोटस की तुलना में उसने एक छोटा विषय लाया। फिलिपोनिसियन वॉर एक छोटी जगह में लड़ा गया था और उस फिलिपोनिसियन वॉर उसने मुख्य उद्देश्य रखकर उसमें और डीप में जाने की कोशिश की। उस फिलिपोनिसियन वॉर के साथ-साथ में और क्या-क्या बातें थी? क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण थे उस युद्ध के पीछे और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिणाम भी क्या हुए उस युद्ध के? ये भी उसने जानने की कोशिश की। तो हम लोग देखते हैं कि हेरोडोटस की तुलना में थुसिडाइडस का विषय थोड़ा छोटा था, लेकिन वो ज़्यादा गहराई में जाकर उस विषय की अध्ययन करने की कोशिश करता है। He goes deeper into the subject and try to evaluate the subject very, very thoroughly. Like Herodotus, he did not tour to the many places. Herodotus की तरह वो बहुत ज़्यादा उसने अपनी जर्नी नहीं की है. His writing is more scientific than Herodotus. His dedication to truth is very obvious in his writing, and you know he proves through his writing that history is like a science and should be written with the scientific attitude. And that is the reason Will Durant, जो कि अमेरिकन थिंकर हिस्टोरियन थे, he says that Thucydides is a father of scientific history writing. And he does not compromise on truth, and he records only those things that he finds logical, that he finds, in contrast, Herodotus writes many things that he did not really verify. And Thucydides was more scientific. He discussed many beliefs. For example, there was a belief in the contemporary Greek society that eclipse, जो ग्रहण लगता है ना सूरज और चांद को, वो ग्रहण मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करता है या उसके डेस्टिनी को प्रभावित करता है, उसके भविष्य को प्रभावित करता है। और ये मान्यताएं अभी भी है भारत में। वो सब मान्यताओं को डिस्कार्ड करता है, कहता है कि ये अंधश्रद्धा है, इसमें कुछ नहीं है। सो ही वॉज क्वाइट साइंटिफिक। क्रोनोलॉजिकली उसने काफी क्रोनोलॉजी अच्छे से दी है, कुछ गलतियां जरूर है, इट्स नॉट अ परफेक्ट 100% क्रोनोलॉजिकल, लेकिन युद्ध का जो वर्णन किया है काफी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ही ऑल्सो ट्राइज टू डू कॉजेशन, कारण मीमांसा, कॉजेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे क्या कारण होता है, उसका हम लोग विश्लेषण करें, और एक घटना दूसरे घटना का कारण बनती है, वो घटना दूसरे घटना का कारण बनती है। ये साइक्लिक रिएक्शन हमने ऑलरेडी समझा, पहले भी समझा है। तो वो भी वो कॉजेशन करने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कॉजेस बिहाइंड द हिस्टोरिकल इवेंट, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉजेशन उसका राइटिंग जो है हिस्ट्री का, वो इंटरकनेक्टेड हो गया है, एंड दैट इज हाउ इट इज मोर साइंटिफिक, मोर वैल्यूएबल, मोर इंफॉर्मेटिव। फिर वो एक बात करता है कि हिस्ट्री इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आवर बॉडी इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। व्हाट डज दैट मीन? वी हैव डिफरेंट ऑर्गन, वी हैव हैंड, वी हैव ब्रेन, वी हैव आईज, वी हैव हार्ट, वी हैव लंग्स। नाउ यू नो ऑल these things are our organ, but they can function properly only in unity with each other. सिमिलरली एक ऑर्गन का इफेक्ट हुआ तो बाकी सारे शरीर पे प्रभाव करता है। उदाहरण के तौर पर बाय चांस हमारे हार्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई तो दैट अफेक्ट्स द होल बॉडी। गॉड फॉरबिड किसी के साथ में ऐसा ना हो, भगवान सबको स्वस्थ रखे, लेकिन मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक यूनिटी किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बाय चांस अगर हमारे पैर में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका परिणाम हमारे सारे बॉडी पे होता है। हम लोग वॉकिंग नहीं करते हैं, फिर और दुर्बल होने लग जाते हैं, वी बिकम वीक। आंखों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दैट अफेक्ट्स द होल बॉडी फंक्शन। तो ये ऑर्गेनिक यूनिटी हमें हिस्ट्री में दिखाई देती है। दैट इज व्हाट ही सेज। ही सेज कि हिस्ट्री में केवल हम पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वो हमारी समझ अच्छे से नहीं होगी। इट इज लाइक एग्जामिनिंग द डेड, एग्जामिनिंग द डेड लिम्स। अगर कोई जानवर मर गया है और वो तो मर जाता है, फिर उसका हाथ काट के अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसकी पूरी बॉडी या हाथ किस तरीके से फंक्शन करता था, नर्वस सिस्टम ब्रेन से जुड़ी हुई थी, उसमें ब्लड कहाँ से आता था, ये हमें पता नहीं चलेगा।
तो ये हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से हिस्ट्री का केवल एक आयाम लेकर, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल नॉट बी हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री को ये जो अलग अलग आयाम थे, अलग अलग एस्पेक्ट थे, इट कुड बी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ये सारे आपस में जुड़े होते हैं और एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल कंडीशन अफेक्ट्स योर इकोनॉमिक कंडीशन, the economic condition affects your culture, you know, and the culture affects your literature, so on and so forth. It's all interconnected. Human life, you cannot study it in parts. It is having an integrated unity, and that is what he tries to say. History is an organic process. One dimension of human life affects another dimension of human life, and they need to be studied in an integrated process. Another important dimension of Thucydides, writing of Thucydides, is that he puts a very interesting sentence in the characters that he portray. अपने इतिहास लेखन में जिन चरित्रों का वो वर्णन करता है, उन चरित्रों के डायलॉग में बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस डालता है, जिसमें से हमें, जिसको हम लोग कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स हमें पता चलती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। द डिजायर फॉर पॉपुलरिटी में लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगर हमें पॉपुलरिटी की बहुत ज्यादा डिजायर है, तो हो सकता है उस डिजायर के कारण हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाए, वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ। पॉलिटिकल इंजस्टिस इज वर्स देन वायलेंस। अगर किसी समाज में, किसी सिचुएशन में अगर राजनीतिक इनजस्टिस अगर है, तो दैट इज वर्स देन वायलेंस, वो वायलेंस से भी बुरा है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ब्रेव मैन वांट वॉर। यू नो, कोई अगर युद्ध नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरपोक है। दिस इज नॉट नेसेसरी। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इफ द वॉर ब्रेक्स आउट, ही मे प्रूव हिमसेल्फ टू बी वेरी ब्रेव, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है युद्ध करने की, युद्ध को वो अच्छा नहीं मानता है, ये भी कारण हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा युद्ध के लिए उत्सुक अगर है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो ब्रेव है, हो सकता है वो झगड़ा लगाना चाहता हो या रिवेंज फुल हो। यू नो, ही ट्राइज टू put, are you understanding the universal kind of laws that he tries to deduct from the historical event? Love often, well, this is could be controversial, love often lures man towards destruction. प्यार अगर आपको किसी से हो जाता है, हो सकता है आपको वो बर्बादी की तरफ ले जाए। I'm not going to elaborate on this. You can draw your own conclusion. You are matured enough. Now we find this kind of thought scattered in his writing, and his method of writing is, you know, his method of writing is generally described by the historian as a very rigid method. Now, what is the meaning of rigid method? रिजिड मेथड मतलब क्या? जो भी उसके सामने आता है उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है, जब उसका विश्वास हो जाता है कि बात सही है, तभी वो उसमें अपने इतिहास की किताब में लिखता है। इसको कहा जाता है वेरी रिजिड मेथड। तो रिजिड मेथड से क्या हो गया, उसका राइटिंग तो साइंटिफिक तो हो गया, लेकिन कई बार वो बहुत बोरिंग भी हो जाता है। क्लियर स्पेसिफिक डाटा जब होता है, तभी वो राइटिंग करता है। एंड ही रिफ्यूज टू बिलीव इन ट्रेडिशनल मिथ, एंड हिज अकाउंट इज मोस्टली बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशन। एंड देन ही गोज इनवर्स रीजनिंग। इनवर्स रीजनिंग मतलब क्या? Arguing backward in the regressive fashion from known to unknown to locate the probable cause of the event. You know, inverse reasoning, इसको अब बाद में हम लोग पढ़ेंगे अरब हिस्टोग्राफी में इस्नाद भी बोलते हैं। इस्नाद मतलब क्या? जैसे कोई जानकारी हमें मिलती है, उस जानकारी कहाँ से आई, पहले उसको खोजो, फिर उसका सोर्स क्या था, उसको खोजो, फिर उसका सोर्स क्या था, उसको खोजो, एंड लास्टली यू विल रीच टू द पॉइंट वेयर द पर्सन हैज रिकॉर्डेड द इवेंट एंड ही हैड बीन आई विटनेस। ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया। उसी तरीके से इनवर्स रीजनिंग उसको बोलते हैं कि ऐतिहास की घटना आज हुई, उसके पीछे के कारण क्या है ढूंढो, फिर उस कारण के कारण क्या है ढूंढो, एंड देन यू गो बैकवर्ड एंड बैकवर्ड एंड बैकवर्ड। दैट इज कॉल्ड इनवर्स रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, कोई अगर आपके शरीर में बीमारी अगर है, मान लीजिए, तो उस शरीर की बीमारी तो ये ऊपर ऊपर से आपको दिखाई देती है, लेकिन हो सकता है उसके कुछ डीप रीजन हो, अगर हो तो आपका शरीर अगर दुर्बल होते जा रहा है, तो केवल टॉनिक देने से हो सकता है ठीक ना हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड देन यू हैव टू गो अ बिट बैकवर्ड। सिमिलरली किसी का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होता है, तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट, यू नो, there could be different reason behind that. He might have been brought up in a disturbed home, और उसका ब्रेकअप हुआ होगा। I mean, you can understand that, and that person might be in a very irritable mood. We don't know the reason, but to try to understand, this is called regressive inverse reasoning. You go backward and try to understand the actual reason behind a particular event. So, you know, he said explicitly that history bases all its conclusion on rational evidences. History should be based on the rational evidences that he writes. And
Collingwood, he makes a comparison between Herodotus and Thucydides, and he said that Herodotus की जो method of writing थी, that was very easy, spontaneous, and very convincing. And in contrast, Thucydides की जो method है, that seems to be a bit harsh, very artificial, and कभी कभार वो repel करती है. We don't find very interesting, though his writings are quite scientific. So the British historian, he says that Thucydides has done a very important work of giving modern shape to history writing. But there are certain limitations. For example, his mentioning of the period chronology, sometimes it's not very proper. Sometimes it is ambiguous, and he has to rely excessively on the eyewitnesses. That is another shortcoming of his writing. So here, Thucydides is over. We still have time, so we'll go to the next historian. If you are having any doubt, you can put in the chat box, and I will address that at the end. So, I hope you are able to see this. Polybius and other Greek historian. If you are not able to see this, unmute yourself and tell me. If you are able to see, if you are not speaking, I will understand that you are seeing the word file and me both. And I will go ahead now. Polybius is another important Greek historian, and as these two people, Herodotus and Thucydides, they had their own significance. Herodotus has started history writing scientifically. Thucydides has further given it scientific basis, and Polybius is a person who represents a particular age. See, what happened is, after Thucydides, there was unification of Greece. Greece was unified under the leadership of Alexander, and Alexander has conquered significant area. काफी spread हो गया ग्रीक एम्पायर, सब तरफ फैल गई. और जब ग्रीक एम्पायर सब तरफ फैल गई तो बहुत ज्यादा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लिखे जाने लगे. जहां जहां भी ग्रीक लोगों का राज्य होता था, वहां के एम्बेसिडर्स, वहां के जो गवर्नर होते थे, दे यूज्ड टू राइट देयर अकाउंट. जहां जहां लड़ाई होती थी, उसके अकाउंट लिखे गए. और उसके ये जो पीरियड था, जिस समय ग्रीक साम्राज्य और उसके साथ साथ में ग्रीक संस्कृति सब तरफ फैलने लगी थी, इस पीरियड को बोला जाता है हेलेनिक पीरियड. हेलेनिक पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रीक लोगों को ग्रीक भाषा में हेलास कहा जाता है. सो एज दिस हेलेनिक पीरियड स्टार्टेड स्प्रेडिंग, लॉट ऑफ रिटर्न सोर्सेस हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस. बहुत सारी इतिहास के साधन लिखे जाने लगे. और उसके बाद में क्या हुआ? ग्रीक संस्कृति का ह्रास होने लगा, ग्रीक साम्राज्य टूटने लगा, और उस समय रोमन साम्राज्य बढ़कर आगे आने लगा. रोमन साम्राज्य का विकास होने लगा अराउंड 200 बीसी. देखिए, ये इन दोनों में काफी अंतर है. 503, करीब करीब 300 साल का अंतर है हमें मिलता है हेरोडोटस और थुसिडाइडस के पीरियड में और पॉलीबियस के पीरियड में. तो इस 300 साल में ग्रीक साम्राज्य बढ़ा और फिर उसका ह्रास होने लगा. तो जिस समय ग्रीक साम्राज्य बढ़ रहा था, उस समय काफी बातें लिखी गई थी, वो सारी पॉलीबियस को उपलब्ध थी. और अभी जब ग्रीक साम्राज्य ह्रास होने लगा, उसका उसका क्या बोलते हैं, डिक्लाइन होने लगा और रोमन साम्राज्य बढ़ने लगा, उस समय पॉलीबियस वाज एम्बेसिडर टू रोम. इनफैक्ट जो युद्ध हुआ था ग्रीस और रोम में, उसमें ग्रीस हार गए थे, और एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है लड़ाई के बाद में, उसमें एक बात कही गई थी कि पॉलीबियस विल रिमेन एज एन ग्रीक एम्बेसिडर इन द रोमन कैपिटल. सो ही स्टेड इन रोमन कैपिटल. वो ग्रीक था तो ग्रीक संस्कृति से, ग्रीक इतिहास से उसका परिचय था. अभी रोम में रहने के बाद में ही बिकेम quite familiar with the Roman tradition, Roman history writing, and that is the reason his writing have become quite rich. And well, now this period जो था 219 and 167 BC, this was a period of important activities around the Mediterranean Sea. अभी देखिए, पॉलीबस ने जो किताब लिखी, उसका नाम भी हिस्ट्रीज था. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, इस बात को याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए. हेरोडोटस ने जो किताब लिखी, उसका नाम भी हिस्ट्रीज था, लेकिन उसने ग्रीक और पर्शिया के इतिहास के बारे में लिखा. और ये जो पॉलीबियस की जो किताब थी, ये उस समय के बारे में, उस समय की जानकारी देता है, जिस समय ग्रीस साम्राज्य का विघटन होने लगा था और रोमन साम्राज्य का विकास होने लगा था. सो इट गिव्स डिटेल अबाउट द राइज ऑफ द रोम एज अ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर. और काफी एक्सटेंसिव उसने लिखा, 40 खंड लिखे. ही रोट 40 वॉल्यूम्स. Unfortunately, out of that 40 volumes, only 5 volumes are remain. 35 volumes are, they were lost in during the period, during the succeeding periods.
As Polybus was having experience in politics and administration, his writing has become, quite a first-hand account. So, what was his ideas about history writing? His idea was very scientific. Of course, scientific tradition develop हो चुका था और उसी को he carry forward. He mainly deals with political matter. He says that the knowledge of geography is very important in history writing, and he before writing history he mentions the places that he has visited. Uh, Personal investigation is important in history writing. And then he says that history should be written by the person who had seen the event and who had consulted someone who had seen the events described. Historian should be a man of affairs. He should be vested in politics. He should be a statesman and war. Otherwise, he will never understand the course of history. वो कहता है कि जो history लिखता है, he should have a practical experience of politics and war. Otherwise, he will not be able to write and understand the proper history. Causation. ये हमने already पढ़ा है. Causation is very important of history. Only statement is not an illustrative history. You should understand the causes behind the historical event. Then the history will become interesting. How to study history. Again, like Thucydides, he also emphasizes on the organic unity. Organic unity I have already explained, so I am not going to explain it once again, but that is one of the feature. He says that history is having an educative value. It gives you a lot of lesson in politics. For example, if you study history, you can become a good politician. Then he believes in the cyclic succession and Roman constitution. ये एक political thought के प्रति उसका योगदान है कि देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑलिगर्ची. ऑलिगर्ची मतलब क्या, कुछ लोगों के हाथ में पावर हो. तो इन तीनों जो शासन व्यवस्था है, ऑल दिस थ्री टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. तो इन तीनों सिस्टम का स्टडी करके एक जो ग्रीक थिंकर थे लैकुर्गस, ये स्पार्टा में थे 900 to 800 BC. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जिसमें इन तीनों सिस्टम का कुछ एडवांटेज उन्होंने लाया था. और उन्होंने कहा था कि साइक्लिक सक्सेशन होना चाहिए. किसी भी देश में कुछ समय राजा का राज्य हो, उसके बाद में ऑलिगर्ची हो, फिर डेमोक्रेसी हो, और फिर उसके बाद में राजा का राज्य हो. क्योंकि राजा एक के हाथ में अगर सत्ता केंद्रित हो जाए तो उसके दुष्परिणाम होते हैं. डेमोक्रेसी अगर हो तो डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत होता है, काम बहुत धीरे होता है. ऑलिगर्ची अगर हो तो लोगों के आपस में झगड़े होने लगते हैं. तो ऑल दैट शॉर्टकमिंग्स, टू अवॉइड ऑल दैट शॉर्टकमिंग, द लुकियोरस हैज गिवन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोम में विकास किया गया था, उसका अध्ययन करता है. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट he believes in the cyclic succession and Roman constitution. इतना अभी अगर आप याद रखते हैं पॉलीबियस का कंट्रीब्यूशन तो भी पर्याप्त है. Then he also believes in determinism. डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, कई बार होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरी किस्मत खराब है. तो कई बार मनुष्य के मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन कुछ बातें ऐसी होती है जो मनुष्य के प्रयत्न के बाहर होती है. हम लोग बहुत प्रयत्न करें लेकिन सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर कई बार किसी को बहुत आसानी से सक्सेस मिल जाता है. तो इसको बोला जाता है डिटर्मिनिज्म. मतलब क्या, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर डिटरमाइंड बाय डेस्टिनी, जो कि भाग्य के ऊपर ही निर्भर करता है. तो उसके राइटिंग में हमें ये भी बातें दिखती है कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल भाग्य के ऊपर होती है, मनुष्य का वहां पर कुछ जोर नहीं चलता है. अभी अगर उसके राइटिंग का हम लोग असेसमेंट करें तो विल डुरांट कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट थियोरिस्ट एंड प्रैक्टिशनर ऑफ हिस्टोग्राफी. एंड ही हैज कॉलिंगवुड कहते हैं कि पॉलीबस हैज गिवन अस अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सल एंड नेशनल हिस्ट्री. यूनिवर्सल हिस्ट्री मतलब क्या, सारे दुनिया का इतिहास. कुछ कुछ बातें यूनिवर्सल बातें वो कहता है, और नेशनल हिस्ट्री मतलब जैसे कि रोम का इतिहास किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, ग्रीक का इतिहास किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी देता है. तो ये तो हो गया पॉलीबियस. एंड दिस थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, दैट इज हेरोडोटस, थुसिडाइडिस एंड पॉलीबियस. देखिए अभी ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको याद बहुत करना पड़ेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस इट. उसके बाद में जो कुछ और महत्वपूर्ण ग्रीक इतिहासकार थे उनके बारे में मैं शॉर्ट में बताता हूँ. वो दे आर एक्सटेंसिवली स्टडी करने की जरूरत नहीं है उनको. फॉर एग्जांपल वी हैव ज़ेनोफोन, डायनोसियस, स्ट्रैबो एंड प्लूटार्क. ज़ेनोफोन जो थे उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि वो सोक्रेटस का शिष्य था. सोक्रेटस इज नोन एज स्टिल ग्रेटेस्ट फिलोसोफर. और उसके जो इम्पोर्टेंट किताबें थी ज़ेनोफोन की, वो थी हेलेनिका. हेलेनिका में हमें फिलिपोपोनेसियन वॉर की जानकारी मिलती है.
फिलिपोपोनेशियन वॉर के बारे में थुसिडाइडस ने भी लिखा है, लेकिन थुसिडाइडस की किताबों में जो जानकारी नहीं मिलती है वो जानकारी हमें हेलेनिका में मिलती है। फिर उसने एक किताब लिखी मेमोरोबोलिया। उसके जो गुरु थे सोक्रेटस, सोक्रेटस का चरित्र उसने लिखा और उसका नाम था मेमोरोबोलिया। मेमोरोबोलिया मतलब यादें, अपनी गुरु की यादें उसने लिखी। फिर एनाबेसिस नाम की किताब उसने लिखी, उसमें जो पर्शिया के जो राजा थे साइरस, उसने जब अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की कोशिश की तो ज़ोनोफोन भी उसके सैन्य में, उसके मिलिट्री में शामिल हो गया था। एंड ही हैज सीन how this Cyrus of Persia has conquered a lot of area, and then he writes the account of that conquest in his book Anabasis. स्टारबो जो था, उसने जो किताब लिखी नेचुरल हिस्ट्री, उसमें वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री कैसे आपस में जुड़ी हुई है इसके बारे में विश्लेषण करता है। ही emphasizes that knowledge of geography is very important to understand history. उसके बाद में डायनोसियस नाम के जो हिस्टोरियन थे, he gives this famous definition that history is philosophy टीचिंग बाय एग्जाम्पल। अगर हम किसी को फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, ऐसे ही ज्ञान देते हैं, तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए, लेकिन वो अगर हिस्ट्री पढ़ता है तो उसको फिलोसॉफिकली समझ में आ जाएगी कि किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, अगर हमारा व्यवहार किस तरीके से है तो उसके परिणाम हमें किस तरीके से मिलते हैं। सो इट इज द फिलोसॉफी टीचिंग बाय एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट जो था प्लूटार्क, ही रोट पैरेलल लाइव्स, एंड इन दैट पैरेलल लाइव्स he writes biography of 48 Greek and Roman people, and he wrote this book after studying a lot of historical records. So today I have told you about the important Greek historian, that is, we started with Herodotus, considered as the father of history. You should know his subject matter, name of the book, what were his shortcomings, and why he is called father of history. Next comes Thucydides. You should know the name of his book, History of Peloponnesian War, what was the subject matter, if there is any shortcoming in his writing. His writing has a lot of information, but it is very bit boring to read that. And the next, I told you about Polybius, and Polybius represents different age than Herodotus and Thucydides. He is representative of that age when the Greek Empire was on the decline and Roman Empire was on the rise. And he was having access to lot of written sources. And then I told you about the other historian like Xenophon or Plutarch, and this is a kind of overview of the Greek historian that I have given to you. Generally, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आते हैं, describe the contribution of Greek historiography, or describe the contribution of Greek historiography with special reference to Herodotus or with special reference to Thucydides, या फिर उनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन अगर आता है, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक हिस्टोग्राफी, तो आपको ये जितने भी याद रहते हैं, अगर 3 याद रहते हैं तो 3 को तो याद रखना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। उसके अलावा भी आप अगर बाकी के भी याद रखते हैं, ज़ेनोफोन, प्लूटार्क वगैरह, उनका नाम, किताबें और क्या विषय वो कहते हैं, इतना भी आप अगर लिख देते हैं लास्ट में, तो भी योर आंसर विल बी प्रॉपर। अभी हम लोगों को ये करना है ग्रीक हिस्टोग्राफी में, दैट इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ ग्रीक हिस्टोग्राफी, ये हमें पढ़ना है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वर्ड फाइल इन द क्लासरूम। प्लीज गो थ्रू दैट वर्ड फाइल सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग when you join the class next time. So Greek historiography, the Greek historian, the information that I wanted to give you about the Greek historian is over now. You should remember Herodotus, Thucydides, Polybius, and further if you can remember Xenophon, Plutarch, and so on and so forth, that will be quite fine. If you are having any doubt now, you can unmute yourself and ask me, or you can also put it in the chat box. Yes.